Welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 19th December 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of November 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It talks about SolarWinds hack. And this topic is important from our syllabus paper 4 cyber security point of view. सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज दिस सोलर विंड हैक. इट इज अ साइबर अटैक दैट वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन यूएस और माना जा रहा है कि ये अभी तक का सबसे बड़ा बिगेस्ट एवर साइबर अटैक टारगेटेड अगेंस्ट यूएस गवर्नमेंट है. और अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि सिर्फ यूएस गवर्नमेंट की एजेंसीज के अगेंस्ट ही नहीं, यूएस की जो मेजर कंपनियां हैं जैसे कि इवन माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, उन सब के अगेंस्ट ये साइबर अटैक हुआ है जिसका नाम दिया जा रहा है सोलर विंड हैक. इवन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है दैट इट फाउंड मलिशियस सोलर विंड सॉफ्टवेयर इन इट्स सिस्टम. और अब धीरे धीरे ये भी लाइट में आ रही है बातें कि अदर गवर्नमेंट्स अपार्ट फ्रॉम यूएस, अमेरिकी सरकार के अलावा बाकी देशों की सरकार, उनकी एजेंसियां और प्राइवेट कंपनियां, उनको भी टारगेट किया गया है अंडर दिस सोलर विंड हैक. तो माना जा रहा है कि इट इज़ नो लॉन्गर जस्ट यूएस साइबर अटैक, इट इज़ अ ग्लोबल साइबर अटैक. इनफैक्ट एक डाटा भी पब्लिश किया गया था जिसमें बताया गया कि लगभग 400 से ज़्यादा फॉर्च्यून 500 की कंपनियां इस साइबर अटैक से इम्पैक्टेड हुई हैं. तो दुनिया की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में से 400 ऐसी कंपनियां हैं जो इस सोलर विंड साइबर अटैक से इम्पैक्टेड होंगी. तो इफ़ इट टर्न्स आउट टू बी ट्रू, इट विल बी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट साइबर अटैक. तो जरा देखते हैं कि ये साइबर अटैक हुआ कैसे, हाउ दिस साइबर अटैक हैपेंड. इट इज़ अ काइंड ऑफ सप्लाई चेन साइबर अटैक. तो सप्लाई चेन साइबर अटैक क्या होता है वो भी जरा समझ लेते हैं. देखिए इसमें हैकर्स करते क्या हैं कि दे टारगेट द कंपनी सप्लाइंग सॉफ्टवेयर. जैसे कि देखिए अब जो मेजर कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, उनके खुद के सॉफ्टवेयर तो बहुत स्ट्रांग हैं, उसको ब्रीच कर पाना तो बड़ा डिफ़िकल्ट है. लेकिन ये बड़ी कंपनियां भी कुछ कुछ छोटे छोटे सॉफ्टवेयर दूसरे कंपनियों से सोर्स करते हैं, खरीदते हैं, क्योंकि ये बाकी बड़े सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं तो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर से दूसरी कंपनियों से खरीद लेते हैं. वो होता है सप्लाई चेन इन द सॉफ्टवेयर फील्ड. और जो छोटी कंपनियाँ जो इनको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रही हैं, उनके सॉफ्टवेयर को करप्ट करना रिलेटिवली थोड़ा आसान है. और यही किया है इस केस में. जो छोटी कंपनी है रिलेटिवली माइक्रोसॉफ्ट के तुलना में, वो एक सॉफ्टवेयर सप्लाई करती है ओरियन. वो कंपनी का नाम है सोलर विंड और वो एक तरह का सॉफ्टवेयर सप्लाई करती है ओरियन, जो दुनिया की ज़्यादातर बड़ी कंपनियां इस्तेमाल करती हैं. और ये सॉफ्टवेयर है ओरियन जो सोलर विंड नाम की आईटी कंपनी सप्लाई करती है, उसको ही करप्ट कर दिया गया. और इस कारण से फिर धीरे धीरे जो भी कंपनियां ये ओरियन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करती हैं प्रोवाइडेड बाय आईटी कंपनी सोलर विंड, उनका सिस्टम धीरे धीरे करप्ट हो गया और हैक हो गया. देखिए किया क्या इन्होंने कि ओरियन सॉफ्टवेयर को इन्होंने उसके अंदर वायरस डाल दिया. अब जो भी कंपनियां ओरियन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करती हैं उनको इस तरह का अपडेट का मैसेज आया कि प्लीज़ अपडेट योर सिस्टम. इनको लगा कि जनरल प्रोसीजर है, टाइम टू टाइम अपडेट का मैसेज आता रहता है. आपने भी देखा होगा विंडोज़ में भी अपडेट का इस तरह का मैसेज आता है, प्लीज़ अपडेट अपग्रेड. तो लोगों ने अपडेट किया. जिन्होंने भी अपडेट किया उनके सिस्टम में फिर ये मालवेयर जिसका नाम है सनबर्स्ट या वायरस जिसका नाम है सनबर्स्ट वो इंटर कर गया. तो लगभग 33,000 कस्टमर्स हैं सोलर विंड कंपनी की. ये सोलर विंड कंपनी भी अपने आप में बड़ी कंपनी है, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है. उसके 33,000 कस्टमर्स में से 17,000 कस्टमर्स का सिस्टम एक बार के लिए उसमें वायरस इन्फेक्ट कर चुका है. उनके जो भी इंपॉर्टेंट क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी एक्सेसिबिलिटी हैकर्स को मिल चुकी है. और जो सॉफ्टवेयर इसमें इस्तेमाल किया जा रहा था जिसके अंदर ये ट्रोजन वायरस डाला गया है वो है ओरियन सॉफ्टवेयर ऑफ दिस सोलर विंड कंपनी. इसीलिए इसका नाम, इस पूरे साइबर अटैक का नाम दिया गया है सोलर विंड हैक. अभी देखिए कैसे ये अटैक हुआ, डिटेक्ट हुआ ये अटैक, वो भी जरा समझ लेते हैं. तो देखिए अमेरिका की एक साइबर सिक्योरिटी एजेंसी, अमेरिकी सरकार की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है फायर आई, उसने सबसे पहले डिटेक्ट किया कि उसके सिस्टम में कोई साइबर अटैक हुआ है. इसको लगा कि बस इसके सिस्टम में कोई साइबर अटैक हुआ ऑन 8 दिसंबर. जब धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है तो पता चल रहा है कि अमेरिकी सरकार के जितने भी गवर्नमेंट एजेंसी हैं सबके
साइबर सिस्टम में ये अटैक हो चुका है, मालवेयर अटैक हो चुका है। फिर और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पता चला कि जो भी मेजर प्राइवेट कंपनीज हैं उनके भी साइबर सिस्टम में अटैक हो चुका है। अब और इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है तो पता चल रहा है कि दुनिया के जो बाकी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं या प्राइवेट कंपनी है उनके भी साइबर सिस्टम में अटैक ऑलरेडी हो चुका है। तो ये मैसिव लेवल पे काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड साइबर अटैक है जो अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। अब ये कितना डीप है आने वाले टाइम में पता चलेगा। ऐसा माना जा रहा है कि इट इज़ ए स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक। स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक मतलब कोई देश इसके पीछे है, ये किसी छोटे मोटे हैकर ग्रुप का काम नहीं हो सकता, ऐसा फायर आई ग्रुप ने बोला है। इनडायरेक्टली उनका इशारा रसिया की तरफ है। तो अब जरा समझते हैं कि व्हाट विल बी द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस डेवलपमेंट ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस। अगर ये बात सच हो जाती है और ये बात प्रूफ हो जाती है कि ये जो साइबर अटैक है सोलर विंड हैक ये रसिया ने स्पॉन्सर किया था, तो आने वाले टाइम में ओवरऑल ग्लोबल पॉलिटिक्स पे इसका काफ़ी ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और ज़्यादा हॉस्टाइल सिचुएशंस क्रिएट हो जाएंगी यूएस और रसिया के बीच में। अभी देखिए इसका आंसर राइटिंग में कैसे इस्तेमाल करेंगे। देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस में तो आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आईआर का पेपर आ जाए तो उसमें तो आप लिख ही सकते हैं। अगर पेपर 4 आ जाए साइबर सिक्योरिटी में कभी सवाल आ जाए तो आप इसको एक एग्जांपल की तरह यूज कर सकते हैं कि इंटरनेशनल एग्जांपल ऑफ साइबर अटैक और सोलर विंड हैक आप लिख सकते हैं। उसके अलावा एक मेजर साइबर इंटरनेशनल एग्जांपल ऑफ साइबर अटैक तो मैं आपके साथ डिस्कस कर ही चुका हूँ, स्टक्सनेट, जहाँ पे 2010 में ईरान की पूरी न्यूक्लियर फैसिलिटी को हैक कर लिया गया था। उस वायरस का नाम था स्टक्सनेट। तो इस तरह के ये 2 इंटरनेशनल एग्जांपल, स्टक्सनेट पहले से आपको याद होगा, मैंने भी पढ़ाया है, और इस केस में सोलर विंड हैक, कम से कम ये 2 नाम आप याद रखो। साइबर सिक्योरिटी पे कभी सवाल आ जाए तो ये 2 नाम आप इंटरनेशनल साइबर अटैक का एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हैं। The next article is taken from international segment. It is regarding extreme feminism in Paris. अब ये आर्टिकल बहुत ही अलग तरीके का है, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, डायरेक्ट कहीं नहीं पूछेगा हमसे एग्जाम में, बट इसका हम एसे राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, एथिक्स इंटीग्रिटी में इस्तेमाल कर सकते हैं, या पॉलिटिकल साइंस में जो फेमिनिस्ट टॉपिक है, फेमिनिज्म टॉपिक है, वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्ट ये टॉपिक कभी नहीं आएगा। तो जरा देखते हैं ये टॉपिक है क्या। देखिए पेरिस शहर के अंदर जो उनकी लोकल गवर्नमेंट है, जैसे हमारे यहाँ पे म्युनिसिपल गवर्नमेंट होती है, पेरिस शहर की भी अपनी लोकल अथॉरिटी है, उसके ऊपर 90,000 यूरोज़ का फ़ाइन लगाया गया है। और ये फ़ाइन क्यों लगा है? क्योंकि इन लोगों ने इस पेरिस शहर की जो लोकल अथॉरिटी है इसने ज़्यादा से ज़्यादा टॉप लेवल पोजीशंस पे वीमेन को अपॉइंट किया, औरतों को अपॉइंट किया। टू मैनी वीमेन अपॉइंटेड टू द टॉप लेवल पोजीशंस इन 2018। कि ये फ़ाइन क्यों लगा था? क्योंकि 2018 में 11 women एंड ओनली 5 men वेयर अपॉइंटेड टू द लीडरशिप पोजीशन इन द पेरिस सिटी हॉल। तो उनका जो भी अपना काउंसिल है उसका नाम है पेरिस सिटी हॉल, और वहाँ पे 18 के अपॉइंटमेंट में 16 में से 11 वीमेन थी। और ये जो डिसीजन था अपॉइंटमेंट का, दैट वाज टेक्निकली अगेंस्ट द लॉ ऑफ 2013। उस लॉ का नाम है सॉवाडेट लॉ। ये सॉवाडेट लॉ क्या कहता है जरा देखते हैं। व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ दिस सॉवाडेट लॉ? इट सेज दैट मिनिमम 40% ऑफ द अपॉइंटमेंट शुड बी डन फ्रॉम ईच जेंडर। तो अगर 16 अपॉइंटमेंट किए जाने थे तो 40%, मतलब कम से कम 7 अपॉइंटमेंट मेल होने चाहिए थे और 9 फीमेल होने चाहिए थे, या उल्टा भी हो सकता है, मतलब मिनिमम 40% तो दोनों जेंडर से होना चाहिए। तो ये रूल था। अब इसको ब्रीच कर दिया। जब कानून बनाया गया था तो उम्मीद ये की जा रही थी कि कम से कम वीमेन को 40% रिजर्वेशन मिले या 40% उनको रिप्रेजेंटेशन मिले, लेकिन इसका इस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया गया कि मेल का ही 40% रिप्रेजेंटेशन, उससे भी कम हो गया उनका। 16 में अगर उनको 5 मिला है रिप्रेजेंटेशन तो टेक्निकली दे आर अबाउट 30%, और तो मेन को ही 40% रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, और इस कारण से इनके ऊपर ये फ़ाइन लगाया गया। जो पेरिस शहर की मेयर हैं एन हिडाल्गो, इनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है फॉर प्रैक्टिसिंग एक्सट्रीम फेमिनिज्म, कि आप एकदम मतलब लॉ बनाया गया कि 40% वीमेन को रिप्रेजेंटेशन मिले, आपने इतना ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन कर दिया कि मेल काउंटर पार्ट्स वही एक्सक्लूड होने लगे। सो नाउ शी इज़ बीइंग क्रिटिसाइज्ड फॉर प्रैक्टिसिंग एक्सट्रीम फेमिनिज्म। उनके ऊपर ये फ़ाइन भी लग गया है, और ये अब ये टर्म हम इस आर्टिकल की मदद से डिस्कस करेंगे, एक्सट्रीम फेमिनिज्म।
तो समझते हैं एक्सट्रीम फेमिनिज्म है क्या। इट इज़ अ फिनोमेना वेयर ओनली फेमिनिन इंटरेस्ट इज कंसिडर्ड वाइल नेग्लेक्टिंग ऑल अदर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स लाइक मेरिटोक्रेसी, इक्वालिटी, ट्रांसपेरेंसी। अगर आप बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाएं फीमेल के डेवलपमेंट के लिए, अपग्रेडेशन के लिए, और बाकी सारे जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जैसे कि मेरिट सिस्टम, इक्वालिटी, अगर उसको आप नेग्लेक्ट करने लगे, देन इट इज सेड दैट यू आर प्रैक्टिसिंग एक्सट्रीम फेमिनिज्म। अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स ऑफ एक्सट्रीम फेमिनिज्म देयर शुड बी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन फॉर वुमेन बट नॉट एक्सट्रीम फेमिनिज्म। मैंने ये पूरा का पूरा आर्टिकल इसीलिए पिक किया है ताकि आपको ये दो टर्म समझा सकूं, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सट्रीम फेमिनिज्म। तो एक्सट्रीम फेमिनिज्म तो आप समझ ही चुके हैं कि जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सेंस में विमेन के अपग्रेडेशन की बात की जाए, विमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए, वाइल यू नेग्लेक्ट अदर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, इट इज एक्सट्रीम फेमिनिज्म। क्रिटिक्स कहते हैं कि आप पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं लेकिन एक्सट्रीम फेमिनिज्म नहीं। जरा समझते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। इट इज अ सेट ऑफ पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस within a government or organization that seeks to increase representation of a particular group based on gender, race, which are included or excluded in the past। सरल शब्दों में कहें तो वो सारे ग्रुप, चाहे जेंडर बेसिस पे ग्रुप हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो, विमेन हो, या फिर रीजन बेस पे हो, किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लोग, या कास्ट बेस्ड पे हो, किसी भी बेसिस पे अगर कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को हिस्टोरिकली नेग्लेक्ट किया जाता रहा है तो उसके लिए कुछ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। मतलब उसके लिए कुछ अफर्मेटिव एक्शंस, मतलब उसके लिए कुछ एक तरह के बेनिफिशियल पॉलिसीज या रिजर्वेशन तरह की सिस्टम्स लाई जा सकती है। दैट इज नोन एज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, सेट ऑफ पॉलिसीज फॉर वेलफेयर और डेवलपमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप दैट हैज़ बीन नेग्लेक्टेड इन द पास्ट, वो है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन अगर इसी चीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया जाए तो दैट बिकम्स एक्सट्रीम। जरा समझते हैं, देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का प्रोविजन है। फॉर एग्जांपल आप देखिए आर्टिकल 15(1) कहता है द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ये देख के तो लगता है कि किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी तरह के ग्रुप को एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं दिया जा सकता जब भी कानून बनाएगा स्टेट। ये देख कर कोई यही लगता है 15(1) देख करके। लेकिन जब आप 15(3) पढ़ेंगे आर्टिकल तो आपको पता चल जाएगा कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो टॉक्स अबाउट पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। फॉर एग्जाम्पल इट सेज दैट नथिंग इन द आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर विमेन एंड चिल्ड्रेन। तो बच्चों के लिए, विमेन के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन बनाए जा सकते हैं एंड दैट वोंट बी कंसिडर्ड एज ए वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी। और आर्टिकल 15(1) जैसे कि बस में आप देखते होंगे, ट्रेन में आप देखते हैं कि विमेन के स्पेशल कंपार्टमेंट लगा दिया जाता है, कुछ रिजर्वेशन दे दिया जाता है। पंचायती राज में विमेन के लिए रिजर्वेशन 33%। अब आप ये नहीं कह सकते कि दिस इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 15(1) बिकॉज ऑल दीज प्रोविजंस हैव बीन ब्रॉट अंडर आर्टिकल 15(3). वैसे ही जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, SC ST कम्युनिटी के लोग हैं, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन की बात कही गई है अंडर आर्टिकल 15(4). तो ये सब हैं एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 15(3) इज अबाउट पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन फॉर विमेन एंड चिल्ड्रेन। लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन एक्सट्रीम फेमिनिज्म में कन्वर्ट हो सकता है अगर इसको एक्सेसिव तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए तो एक बार जरा फिर देखते हैं। ऐसा सवाल पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रीम फेमिनिज्म एंड पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। आपको इस तरह का आंसर लिखना है, क्वालिटी वाइज बोथ आर सेम, बोथ टॉक अबाउट विमेन एम्पावरमेंट, बोथ टॉक अबाउट अफर्मेटिव और पॉजिटिव एक्शन फॉर विमेन, बट दे आर डिफरेंट इन डिग्रीज। दे आर क्वालिटेटिवली अलाइक बट क्वांटिटेटिवली डिफरेंट। वो बात दोनों करते हैं विमेन के फ्रीडम की, विमेन अपग्रेडेशन की, विमेन डेवलपमेंट की, विमेन एम्पावरमेंट की, लेकिन तो क्वालिटी वाइज तो सेम होगा लेकिन क्वांटिटी वाइज अलग हैं। ये जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है वो लिमिटेड सेंस में बात करता है और जो एक्सट्रीम फेमिनिज्म है वो एक्सट्रीम सेंस में बात करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक कंपार्टमेंट बुक रिजर्व करते हैं विमेन के लिए तो ठीक है, दैट इज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। अगर आप पूरी की पूरी ट्रेन ही रिजर्व कर देते हैं कि इट इज ओनली फॉर विमेन, सारा का सारा रेलवे स्टेशन ही रिजर्व कर देते हैं इट इज ओनली फॉर विमेन, दैट वुड बी कंसिडर्ड पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, इट विल बी एक्सट्रीम फेमिनिज्म। फॉर एग्जांपल आप देखो इस फिगर, आप ये एग्जाम में बना करके आना ये फिगर। फॉर एग्जांपल मान लो एक क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट में मेल प्रेफरेंस रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इस क्वाड्रेंट में फीमेल प्रेफरेंस रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो अगर इस तरह के कानून बन रहे हैं जहां पे ज़्यादा मेल प्रेफरेंस मिल रहा है तो उसको हम कहेंगे पैट्रियार्कियल सेटअप या पैट्रियार्कल सोसाइटी। अगर इस तरह के कानून बन रहे हैं जो जेंडर न्यूट्रल हैं, ना ही मेल प्रेफरेंस है ना ही फीमेल प्रेफरेंस है, तो उस तरह के कानून को हम कहेंगे जेंडर न्यूट्रल। अगर कुछ यहाँ पे कुछ कानून बन रहे हैं जैसे कि
50% वीमेन रिजर्वेशन, तो दैट विल बी नोन एज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन कुछ इस तरह के कानून बनने लगे, एक्सट्रीम फेमिनिज्म कहे जाएंगे। अगर 90% रिजर्वेशन फॉर वीमेन, 100% रिजर्वेशन फॉर वीमेन, देन दैट विल बी नोन एज एक्सट्रीम फेमिनिज्म। मतलब आप दोनों ही केस में आप वीमेन को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप इतना तो मत कीजिए कि बाकी सारे जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, इक्वालिटी, लिबर्टी, मेरिट सिस्टम, ट्रांसपेरेंसी, वो सब नेग्लेक्ट हो जाए। इस केस में उसको कहा जाएगा एक्सट्रीम फेमिनिज्म। ऐसा सवाल एथिक्स में आ सकता है, वहाँ पे आप ये पेरिस का एग्जाम्पल लिखेंगे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू। The next article is taken from environment segment. It talks about IUCN that updated red data list recently. This topic is important from our syllabus paper for environment point of view. So देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं IUCN है क्या। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। IUCN स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और ये इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक इंटरनेशनल NGO है, और इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। इट वॉज क्रिएटेड इन 1948। इसको ऑफिशियली ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है एट यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैसे तो है ये ऑर्गेनाइजेशन है एक इंटरनेशनल NGO, लेकिन इसको एक दूसरे कंट्रीज़ की तरह ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। इसका काम क्या है, ये IUCN रेड लिस्ट पब्लिश करता है। IUCN रेड लिस्ट में कैसा होता है, जो भी स्पीसीज उनके सर्वाइवल पर जिसके भी थ्रेट है, उन स्पेसीज का वो कैटेगराइजेशन करता है, अलग अलग कैटेगरीज में उनको डालता है। अलग अलग स्पेसीज को अपने ये IUCN रेड लिस्ट में अलग अलग कैटेगरीज में डालता है, जिस अलग अलग कैटेगरीज से पता चल जाता है कि कौन से स्पेसीज पे कितना ज़्यादा खतरा है। तो ज़्यादा खतरा मतलब उसके लिए ज़्यादा प्रोटेक्शन मेजर्स लेने होंगे। इस तरीके से ये IUCN रेड लिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। जो भी स्पेसीज अपग्रेड हो जाता है, मान लीजिए उसके ऊपर थ्रेट बढ़ चुका है, तो उसके लिए ज़्यादा और ज़्यादा कंजर्वेशन प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। इसकी फंडिंग जो है वो अलग अलग देश की सरकारों से या मल्टीलेटरल एजेंसी से, यूनाइटेड नेशन से, इन तरफ सब जगहों से आती है। ये देखिए IUCN रेड लिस्ट में इतनी सारी कैटेगरीज हैं, लीस्ट कंसर्न्ड, नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड एंड ओवरऑल एक्सटिंक्ट। इन सब का ब्रीफली जरा मतलब भी समझ लेते हैं। देखो, लीस्ट कंसर्न, लीस्ट कंसर्न्स में वो जानवर होते हैं जिनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी है, जिनका पॉपुलेशन बिल्कुल स्टेबल है, जिन पे कोई खतरा नहीं। फॉर एग्जांपल डॉग्स, कैट्स, काउज। नियर थ्रेटेंड वो सारे जानवर जिनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होने लगी और अगर उसको प्रोटेक्ट ना किया गया तो वल्नरेबल कैटेगरी में चला जाएगा। वल्नरेबल कैटेगरी, इंडेंजर्ड एंड क्रिटिकली इंडेंजर्ड, साथ में इनको हम कहते हैं थ्रेटेंड कैटेगरी। थ्रेटेंड कैटेगरीज में मतलब इनके पॉपुलेशन पे खतरा है, अगर इनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। लेकिन इन तीन थ्रेटेंड कैटेगरी में भी सबसे लोअर कैटेगरी है वल्नरेबल, उससे ज़्यादा थ्रेट होता है इंडेंजर्ड पे। अगर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है मतलब उसके ऊपर सबसे ज़्यादा थ्रेट है, और ये उसके ऊपर फिर होता है, थ्रेटेंड कैटेगरी के ऊपर होता है फिर एक्सटिंक्ट कैटेगरी। एक्सटिंक्ट कैटेगरी में भी दो कैटेगराइजेशन होते हैं, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड वो जानवर होते हैं जो अब नेचुरल तरीके से जंगलों में, पहाड़ों में नहीं मिलते हैं, लेकिन उनको चिड़ियाघर वगैरह में या किसी जूलॉजिकल पार्क में बचा करके रखा हुआ है, ऐसे स्पेसीज, उनको हम कहते हैं एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। और कुछ होते हैं एक्सटिंक्ट जो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, ना नेचुरल तरीके से हैं, ना किसी जूलॉजिकल पार्क में या ह्यूमन मेड किसी भी एस्टेब्लिशमेंट्स में वो प्रोटेक्टेड हैं, जैसे डायनासोर वगैरह, दे आर कंप्लीटली एक्सटिंक्ट। तो ये है अलग अलग कैटेगराइजेशन, और इसमें IUCN अलग अलग स्पीसीज को, चाहे वो प्लांट स्पीसीज हो या एनिमल स्पीसीज हो, उनको कैटेगराइज करता है। करंट न्यूज़ बड़ा सिंपल है कि IUCN हैज रिलीज्ड एंड अपडेटेड रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज। तो हर साल वो कम से कम एक बार तो अपने IUCN रेड लिस्ट को अपग्रेड जरूर करता है, अलग अलग जानवरों का स्टेटस वो अपग्रेड करता है। एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि जो सारे के सारे फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स हैं, 5 तरीके के फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स होते हैं दुनिया भर में, गैंजेटिक डॉल्फिन, अमेजन डॉल्फिन, इंडस डॉल्फिन, इरावदी डॉल्फिन या टुकोक्सी डॉल्फिन, ऑल ऑफ देम आर एटलीस्ट इन द थ्रेटेंड कैटेगरी। मतलब ये कोई वल्नरेबल में है, कोई इंडेंजर्ड में है, कोई क्रिटिकली इंडेंजर्ड में, इस कैटेगरी में सब के सब हैं। दुनिया की जितनी भी 5 स्पीसीज होती हैं डॉल्फिन्स की, सब या तो इसमें है, वल्नरेबल में तो इंडेंजर्ड, नहीं तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड। आपको एक बात तो पता ही होगा, डॉल्फिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गैंजेटिक डॉल्फिन इज इंडियाज नेशनल वाटर एनिमल। तो इस कारण से ये न्यूज़ हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछा जा सके आपसे। अभी देखिए 2 स्पीसीज के बारे में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है इस अपडेटेड IUCN रेड लिस्ट में। पहला है यूरोपियन बाइसन। ये 2 स्पेसीज इसलिए मेंशन किए गए हैं बिकॉज दे आर सक्सेस स्टोरी। सक्सेस स्टोरीज इसलिए क्योंकि पहले ये कुछ हायर
थ्रेट वाले कैटेगरी में थे, इनके कंजर्वेशन प्रोग्राम के कारण अब इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई है और इस कारण से ये इंडेंजर्ड या वल्नरेबल यानी कि कैटेगरी में आ गए, मतलब इनके पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट किया गया है। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज सक्सेस कैटेगरी। ओवरऑल ओवर पीरियड ऑफ टाइम देयर पॉपुलेशन हैज इंक्रीज एंड दैट इज़ वाई उनके ऊपर थ्रेट कम हो गया। यूरोपियन बाइसन, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, इट इज़ यूरोप्स लार्जेस्ट मैमल और इसके कंजर्वेशन प्रोग्राम के कारण यूरोप के अंदर अब इसको वल्नरेबल से नियर थ्रेटेंड में मूव कर दिया गया, मतलब ये यहाँ था अब ये इस कैटेगरी में आ गया है। और अगर ओआक्सा का फ्रॉग, ट्री फ्रॉग की बात करें, ओआक्सा का ट्री फ्रॉग, इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आया है। ये पहले क्रिटिकली इंडेंजर्ड था, अब ये नियर थ्रेटेंड में आ गया, मतलब ये यहाँ था अब ये यहाँ आ गया है नियर थ्रेटेंड में। और ये मेक्सिको में मिलता है, वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ ने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी सारे एक्शंस लिए थे और इस कारण से अब इसकी पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ गई है हाल फिलहाल में, और इसी कारण से अब ये क्रिटिकल इंडेंजर से नियर थ्रेटेंड में अपग्रेड हो चुका है। इस पूरे टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। The next article is taken from economy segment. It talks about national rail plan. This topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view, especially sub segment infrastructure point of view. So देखते हैं, सबसे पहले न्यूज़ समझते हैं। देखिए, इंडियन रेलवे ने एक ड्राफ्ट नेशनल रेलवे प्लान रिलीज किया। ड्राफ्ट मतलब अभी ये फाइनल नहीं है, लेकिन मोर और लेस इसी लाइन पे आगे रेलवे प्लान बनाया जाएगा। इस प्लान में जो इंपॉर्टेंट बातें की गई हैं या ऑब्जेक्टिव है वो जरा देखते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है कि इट विल क्रिएट कैपेसिटी अहेड ऑफ डिमांड बाय 2030। तो 2030 तक जितनी डिमांड है उससे ज़्यादा वो कैपेसिटी बनाएगा। अभी कैसा है कि डिमांड से बहुत कम है कैपेसिटी। आप रेलवे पे बुक करने जाते हैं टिकट, तो आपको 3-3, 4-4 महीने एडवांस में टिकट बुक करना होता है, कम से कम पिछले साल तक। तो इस साल तो कोविड के कारण सिनेरियो अलग है, अदरवाइज उल्टी बात होती थी, आपको 3-4 महीने पहले टिकट बुक करना पड़ता था, मतलब डिमांड वॉज मच हाई। लेकिन 2030 तक कोशिश की जाएगी कि डिमांड को से बहुत ज़्यादा कैपेसिटी को बढ़ा दिया जाए। कैपेसिटी इतनी बढ़ा दी जाए कि 2050 तक कैपेसिटी वापस से इंक्रीज करने की ज़रूरत ना पड़े, मतलब इट वुड कैटर द ग्रोथ इन डिमांड अप टिल 2050। तो ये टारगेट है। उसके अलावा ये भी टारगेट है कि फ्रेट कैटेगरी के ट्रेन्स को बढ़ाया जाए, उनके नंबर्स को बढ़ाया जाए। अभी फ्रेट कैटेगरी, फ्रेट और पैसेंजर में अंतर तो आप जानते ही हैं, तो जो मालगाड़ी होती है फ्रेट कैटेगरी होती है। टोटल नंबर्स में फ्रेट कैटेगरी के ट्रेन्स 27% हैं। टारगेट है कि 2030 तक उनके नंबर्स को बढ़ा करके 45% तक कर दिया जाए। एक अच्छे से बात को ध्यान रखो, एग्जाम में इससे सवाल पूछा जा सकता है। देखो, नंबर वाइज ट्रेन्स इन फ्रेट कैटेगरी इज लेस बट ओवरऑल इट जनरेट्स हायर वॉल्यूम। अभी टोटल 27% फ्रेट ट्रेन है, 73% पैसेंजर ट्रेन है, लेकिन रेवेन्यू जनरेशन में सिचुएशन बिल्कुल उल्टी है। ओवरऑल 64% ऑफ रेवेन्यू ऑफ इंडियन रेलवे कम्स फ्रॉम फ्रेट ट्रेन, जबकि ओनली 36% कम्स फ्रॉम पैसेंजर ट्रेन। टोटल जो रेवेन्यू फ्रेट ट्रेन से आया लास्ट ईयर दैट वाज $16.24 बिलियन, जबकि पैसेंजर ट्रेन से आया बस $77.25 बिलियन लास्ट ईयर। तो इसकी नंबर ज़्यादा है लेकिन इससे कमाई कम होती है। फ्रेट ट्रेन की नंबर्स कम है लेकिन कमाई इससे ज़्यादा होती है, इस बात का ध्यान रखना। उसके अलावा इट्स रेलवे प्लान में विजन 24 की बात की गई है, विजन 24। तो विजन 24 एज ए पार्ट ऑफ नेशनल रेलवे प्लान, विजन 24 हैज बीन लॉन्च्ड फॉर एक्सेलरेटेड इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स। तो जो भी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं रेलवे को लेकर के, उनको फास्ट तरीके से 2024 तक इंप्लीमेंट किया जाए। दैट इज द मीनिंग ऑफ और टारगेट ऑफ विजन 24। इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं जैसे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, तो जहां जहां पे भी रेलवे ट्रैक है सबको इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड रेलवे ट्रैक में कन्वर्ट किया जाए, ये है पहला टारगेट। कुछ अभी तक रेलवे कोल बेस्ड हैं, उनको रेलवे को उनको इलेक्ट्रिक बेस्ड कन्वर्ट करना है, ये पहला इंपॉर्टेंट टारगेट है अंडर विजन 24। उसके अलावा अपग्रेडेशन ऑफ द स्पीड ऑफ 160 किलोमीटर पर आवर दिल्ली हावड़ा एंड दिल्ली मुंबई रूट्स। तो दिल्ली हावड़ा और दिल्ली मुंबई रूट्स को की स्पीड कम से कम 160 किलोमीटर पर आवर करनी है बाय 2024। उसके अलावा अपग्रेडेशन ऑफ द स्पीड अप टू 130 किलोमीटर पर आवर ऑन ऑल गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एंड गोल्डन डायगोनल रूट्स। तो देखो, ये है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रूट्स ऑफ इंडियन रेलवे। ये दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से
कोलकाता एंड अगेन कोलकाता से दिल्ली। ये है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और फिर है ये गोल्डन डायगोनल जो मुंबई से हावड़ा को कनेक्ट करता है और चेन्नई से दिल्ली को कनेक्ट करता है। ये है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एंड गोल्डन डायगोनल रूट्स। इन सब की स्पीड कम से कम 130 किलोमीटर पर आवर करनी है। और इन चौथा जो टारगेट है कि इन सारे जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और गोल्डन डायगोनल रूट्स हैं इस पे लेवल क्रॉसिंग को ख़त्म कर दिया जाए। लेवल क्रॉसिंग आप समझते होंगे, रेलवे फाटक जो बंद होता है खुलता है, और वो रेलवे क्रॉसिंग इसलिए ख़त्म की जाएगी क्योंकि अगर 130 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रेन चलेगी और रेलवे फाटक वहाँ पे होगा तो एक्सीडेंट होने के चांसेस हो सकते हैं। इस कारण से इन सारे जगहों पे ओवरब्रिज बनाया जाएगा इन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और गोल्डन डायगोनल रूट्स पे, ताकि एक्सीडेंट्स ना हो। दैट इज़ द पार्ट ऑफ विजन 24। In our segment, most probable PD topics for upcoming APSC, today we'll cover topic number 277 to 279. Topic number 277 is about Nobel Prize. This prize is given by Nobel Foundation. It was established in 1900. इसका headquarter है Stockholm में, that is in Sweden, and it has been created on the last will of a scientist Alfred Nobel. Alfred Nobel is known for innovation of dynamite. उन्होंने अपने will में जो अपनी वसीयत लिखी थी उसमें 1.8 बिलियन क्राउन्स छोड़ा था to start a Nobel Prize to innovate some in initiatives in the field of physics, chemistry, medicine, literature, peace and economics. ये जो देखो economics है that is not actually given under Nobel Prize. तो on this topic please attempt question number 277. टॉपिक नंबर 278 इज़ अबाउट मार्स मिशन। तो मार्स मिशन इस साल काफ़ी न्यूज में था क्योंकि कई सारे मार्स मिशन इस साल भेजे गए हैं। तियानवे भेजा है चाइना ने, दैट इज़ ए लैंडर मिशन। अल अमान या होप प्रो भेजा है यूएई ने, दैट वाज एन ऑर्बिटर मिशन। या परसिवरेंस मिशन भेजा है नासा ने, दैट वाज ए रोवर मिशन। जुलाई महीने में ये सारे के सारे भेजे गए थे क्योंकि जुलाई महीने में इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर था कि मार्स हमारे अर्थ से सबसे ज़्यादा नज़दीक था। उसके अलावा नासा के कुछ और सारे मिशन है जो आपको याद रखने चाहिए। नासा की मिशन है क्यूरियोसिटी, और उसके अलावा यूएस की मिशंस हैं जो आपको, और टोटल 6 स्पेसक्राफ्ट इंक्लूडिंग दिस रोवर इज देयर अराउंड द मार्स। कम से कम ये याद रखो, क्यूरियोसिटी और परसिवरेंस वो यूएस की है, अल अमल होप दैट इज ऑफ यूएई एंड तियानवे इज ऑफ चाइना। इस टॉपिक के बेसिस पे ये क्वेश्चन है, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। टॉपिक नंबर 279 इज अबाउट ऑपरेशन ट्विस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर। इट इज एन एक्शन बाय आरबीआई अंडर विच इट सेल्स शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल एंड यूजेज द सेम प्रोसीड टू बाय लॉन्ग टर्म डेटेड सिक्योरिटी। व्हेन द आरबीआई सेल्स ट्रेजरी बिल मैच्योरिंग इन 2021, लगभग 10,000 करोड़ का इससे कमाई हुआ और उसी पैसे का इस्तेमाल किया है इन्होंने लॉन्ग टर्म जो डेटेड सिक्योरिटी थे ऑफ 2025 टू 2029 उसको खरीदने के लिए। इससे फ़ायदा क्या होगा, जो लॉन्ग टर्म डेटेड सिक्योरिटी हैं उस पे ओवरऑल यील्ड डिक्रीज होगी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यील्ड का क्या कॉन्सेप्ट है, आई होप आप ऑलरेडी जानते होंगे, हम पहले भी न्यूज़पेपर एनालिसिस में डिस्कस कर चुके हैं। इफ़ यू वांट टू नो मोर, मैं वो लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि गवर्नमेंट बॉन्ड पे यील्ड का क्या मतलब होता है। इस टॉपिक के बेसिस पे ये क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। This is the answer of question number 274 to 276 that we are given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका एक बार आंसर देख लेते हैं। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज इज अ मैटर ऑफ कन्वेंशन बट नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इट इज अवेलेबल टू एमपी ओनली अगेंस्ट फेलो पार्लियामेंटेरियंस बट नॉट अगेंस्ट आउटसाइडर। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। कल हमने देखा कि कैसे अर्नब के खिलाफ इन्होंने स्टार्ट कर दिया महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली ने पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मोशन। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। और जो दूसरा क्वेश्चन था दैट वाज रिगार्डिंग वीकनिंग ऑफ द करेंसी ड्यू टू मार्केट फोर्सेज नोन एज इवैल्यूएशन। दिस इज रॉन्ग। डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन लीड्स टू डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट, अगेन रॉन्ग। इट लीड्स टू increase in export. So the correct answer will be option D, none. That's all from our side for today. Thanks for watching.